नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल तैयारी विद तालान में। और आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के भाग 5 मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 से लेकर 78 तक किया गया है। भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 से लेकर 78 तक किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। देखिए, मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 3 मंत्री आते हैं, 3 प्रकार के मंत्री। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री जो हैं, और नंबर 3 है उप मंत्री। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री। ये सारा मिलके बनता है मंत्रिपरिषद। ये क्या बनता है? मंत्रिपरिषद, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होते हैं जो सभी मंत्रियों में प्रमुख होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, जिन्हें बड़े विभाग सौंपे जाते हैं। ठीक है। पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिला के बनता है मंत्रिमंडल। यदि प्रश्न ये पूछा जाता है, और ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है यूपीपीसीएस में, कि मंत्रिमंडल के अंतर्गत कौन कौन से मंत्री आते हैं, वो देगा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट और राज्य मंत्री। तो मंत्रिमंडल जहां शब्द आता है वहां केवल और केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। मंत्रिमंडल के अंतर्गत केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत सभी मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होते हैं जिन्हें प्रमुख विभाग दिए जाते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार और एक होते हैं राज्य मंत्री। जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, इनको जो छोटे विभाग हैं, जो छोटे मंत्रालय हैं, उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में दे दिए जाते हैं। ठीक है। और जो राज्य मंत्री होते हैं, ये कैबिनेट मंत्रियों के हेल्प के लिए कार्य करते हैं, कैबिनेट मंत्रियों की हेल्प करते हैं। जैसे कि गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री भी होते हैं। ठीक है। तो उन्हें राज्य मंत्री बना दिया जाता है। किसी भारतीय किसी भी भाग का कार्य उनको सौंप दिया जाता है कि आप जो है ये कार्य कीजिए। उस विभाग का, गृह मंत्रालय का कोई भी कार्य इनको सौंप दिया जाएगा कि आप ये कार्य कीजिए। तो कैबिनेट मंत्री के अधीनस्थ कार्य करते हैं राज्य मंत्री। और उप मंत्री, तीसरे मंत्री होते हैं उप मंत्री। उप मंत्री जो होते हैं वो इनके अधीनस्थ होते हैं, लेकिन केवल प्रशासनिक कार्य करते हैं। प्रशासनिक कार्य करते हैं केवल। ये कैबिनेट की बैठकों में शामिल नहीं होते। जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल बहुत छोटा रखा जाता है। इसका आकार 15 या 15 से लेके 20 विभाग, केवल 15 या 20 सदस्य इसमें होते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद में सभी मंत्रियां होते हैं। सभी मंत्री मतलब कितने? 82
कितने मंत्री हो सकते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने मंत्री, कुल कितने मंत्री हो सकते हैं मंत्रिपरिषद। देखो 91 संविधान संशोधन है 91वां, 91वें संविधान संशोधन में 91वें संविधान संशोधन में इसमें मंत्रिपरिषद का आकार सीमित कर दिया गया। इसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अर्थात क्या कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो लोकसभा में कितनी सदस्य संख्या है इस समय, 545। 545 का 15% कितना बैठेगा, 81 पॉइंट कुछ बैठता है, तो 82%, 82 सदस्य। ठीक है, तो ये कर दिया गया कि लोकसभा में 15% से अधिक मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर, इससे कम ही रखनी पड़ेगी। एक हमने 3 प्रकार के मंत्री बताए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब चूंकि ये निर्धारित कर दिया कि 15% से अधिक नहीं हो सकती, ये लोकसभा की केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंतर्गत है मंत्रिपरिषद के, और राज्य में ये है विधानसभाओं के, विधानसभा के 15%, राज्य के लिए वहां के विधानमंडल के 15% और संघ के लिए लोकसभा के 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती कुल। अब चूंकि ये सीमित हो गई, तो परिपाटी में एक और, जिसे कहते हैं हम संसदीय सचिव, संसदीय सचिव, ये भी मंत्री के स्तर के होते हैं। कैसे होते हैं, मंत्री स्तर के सांसद होते हैं। हम संघ की बात कर रहे हैं, केंद्र की, तो केंद्र में सांसद होते हैं, वहां विधायक होते हैं राज्य में। तो संसदीय सचिव की नियुक्ति करने लगे लोग, क्योंकि मंत्रियों का तो आकार सीमित है, तो मंत्री ना बना के क्या बनाने लगे, संसदीय सचिव बनाने लगे। संसदीय सचिव के लिए अधिनियम बना दिया और ये कह दिया कि भाई ये लाभ के पद में नहीं आता। अधिनियम बना के इसको लाभ के पद से भी बाहर कर दिया गया। संसदीय सचिव, संसदीय सचिव जो है, संसदीय सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री। जहां इन मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, जो मंत्रिपरिषद के मंत्री हैं उनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती हैं, लेकिन संसदीय सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है और राज्य में इनकी नियुक्ति सीएम करता है, मुख्यमंत्री। राज्य में इनकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, और केंद्र में कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ये एक अलग से, ये इसके अंतर्गत नहीं आता, 15% से अलग है। ये 15% में ये काउंट नहीं होता, इसलिए संसदीय सचिव की एक अलग से पद बना दिया गया। लेकिन अभी 2016 में हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला आया था कि भाई उन्होंने कहा कि ये संसदीय मूल जो ढांचा है उसके विपरीत है, क्योंकि जो हमारा संविधान है, तो संविधान में हमने जब 15% फिक्स कर दिया गया, तो फिर संसदीय सचिव की नियुक्ति जो है वो संवैधानिक जो मूल ढांचा है उसके विपरीत है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये देखेंगे आगे, ये होगा संसदीय सचिव। और 91 ये याद रखेंगे, 91वां संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 15% आकार सीमित कर दिया गया।
ये पूछा जाता है, बार बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। और जो दिल्ली के लिए है, दिल्ली में अभी संसदीय सचिव का एक प्रश्न उठा था कि केजरीवाल सरकार ने जो है 21 संसदीय सचिव, जो एक ऐतिहासिक है, इतने किसी भी विधानसभा में नहीं बनाए जाते, उन्होंने क्या किया, 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर दी और 21 विधायकों को संसदीय सचिव पर नियुक्त कर दिया। और इसके लिए कोई वहां पे जो है कानून भी, अधिनियम भी नहीं लाए, तो फिर उनको ये संसदीय सचिव से हटाने पड़े। ठीक है। दिल्ली में जो ये 15% है, दिल्ली के लिए ये केवल 10% है। दिल्ली में जो विधानसभा है वो कितनी है, 70 सदस्यीय विधानसभा है और 7 मंत्री हैं। तो दिल्ली के लिए, बाकी जगह ये 15% है, लेकिन दिल्ली में जो मंत्रियों का आकार है वो कितना होगा, 10% होगा। 10% से अधिक जो कि मुख्यमंत्री उनमें शामिल है। इसमें प्रधानमंत्री शामिल है लोकसभा के 15% में, और इसमें मुख्यमंत्री शामिल है 7। तो यहां पे 10% से अधिक नहीं होगा। तो इन्हीं का बचाव करते हुए इन्होंने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर दी थी, जिसको बाद में इन्हें हटाना पड़ा। एक लाभ के पद की हमने बात करी, तो एक थोड़ा सा लाभ के पद पे पूछ लेते हैं सवाल। लाभ का पद, लाभ के पद से सवाल पूछा जाता है कि लाभ के पद पर ये कौन निर्णय करेगा कि ये पद लाभ का पद है या नहीं। तो केंद्र में राष्ट्रपति और स्टेट में राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है कि कौन सा पद लाभ का है, कौन सा नहीं है। इनका निर्णय राष्ट्रपति और राज्यपाल करेंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, निर्वाचन आयोग के कहने पर, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल इस चीज का डिक्लेरेशन करेंगे कि कौन सा पद लाभ के पद के अंतर्गत आता है, कौन सा पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है। ये सवाल एक पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय कार्य प्रणाली है, तो हमारे यहाँ वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री, और उसकी मंत्री परिषद है। इसीलिए राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं, तो उन शक्तियों का वास्तव में उपभोग कौन करता है। कहने को वो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, लेकिन वास्तव में उनका उपभोग करता है प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला देखते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 53 में चूंकि उसको कार्यपालिका का प्रधान घोषित किया गया है कि समस्त कार्यपालिका का प्रधान कौन है, राष्ट्रपति है। लेकिन यहाँ पे कह दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। तो इसमें कई बार ये प्रश्न उठा कि राष्ट्रपति अपने अनुसार कार्य क्यों नहीं कर सकता। तो जब कोर्ट ने देखा कि आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74 दोनों को इकट्ठा करके जब पढ़ा गया, तो उन्होंने कहा, ये निर्णय दिया कि भाई मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना। क्योंकि प्रधानमंत्री जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उनके द्वारा, जनता के द्वारा चुना जाता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। अर्थात जितने भी कार्य हैं वो सब वास्तविक जो कार्य हैं करने की जो शक्ति है वो किसमें है, प्रधानमंत्री में है। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार, 42वें संविधान संशोधन में ये परिवर्तन किया गया और इसमें बाध्यता कर दी गई, राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगी वो उसको मानने के लिए बाध्य है। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी 1976 में, तो ये बाध्य कर दिया गया कि भाई मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य
करेगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जब सरकार मोरारजी देसाई जी की आ गई, तो इन्होंने कहा कि बाध्यता, चलो ठीक है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन उसको कम से कम एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकेगा। ठीक है, तो यहां पर पुनर्विचार के लिए भेज सकेगा। इस बाध्यता को खत्म करके एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकेगा, ये राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया गया। लेकिन यदि पुनर्विचार के बाद में दोबारा विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख रखा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। ठीक है, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्लियर कर दिया गया। कोई भी न्यायालय इस बात की जांच नहीं कर सकता कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी। ये जो सलाह है मंत्री की सलाह पर कार्य करेगा मंत्रिपरिषद की, तो ये न्यायालय की जांच से बाहर है। कोर्ट इसकी जांच नहीं कर सकती कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी। ठीक है, अगला देखते हैं अनुच्छेद 75, यह अनुच्छेद 74 हुआ। अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सबसे पहली बात तो भारत का प्रधानमंत्री क्या है? नियुक्त है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, वो भी किसके द्वारा नियुक्ति प्राप्त करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन संविधान में केवल इतना ही लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लेकिन सिर्फ इतना ही कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसको नियुक्त करेगा इस बात का कोई उल्लेख संविधान के अंतर्गत नहीं है। लेकिन चूंकि सामूहिक उत्तरदायित्व, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व भी दिया गया है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व के ऊपर यह माना जाता है कि प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को बनाया जाएगा जिसको लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो। तो जिस भी व्यक्ति को, जिस भी सांसद को, जिस भी नेता को लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है या जिस भी बड़े गठबंधन को लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत दल का नेता कहते हैं, बहुमत अगर आजकल तो गठबंधन चल रहे हैं यूपीए एनडीए है, तो यूपीए एनडीए जिस भी गठबंधन में जिस भी गठबंधन को बहुमत प्राप्त होगा उसी का नेता प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा, राष्ट्रपति उसी को नियुक्त कर देगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। जिस समय लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होगा उसी समय प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देगा। अगला है मंत्री प्रसाद पर्यंत पद पर धारण। जो अन्य मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। क्या है? जो अन्य मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति को ही उनको हटाने का अधिकार है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। प्रसाद पर्यंत का मतलब है उसकी इच्छा पर, उसके प्रसाद पर। तो लेकिन मंत्रियों को हटाने की शक्ति तो राष्ट्रपति को है, लेकिन वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। जब प्रधानमंत्री इस बात को कहेगा कि इस मंत्री को हटाओ तब हटाएगा। यदि कोई मंत्री स्वयं अपना त्यागपत्र देगा तो वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, एक ये प्रश्न उठता है कि भाई प्रधानमंत्री कौन से सदन से होता है? तो देखो, प्रधानमंत्री लोकसभा से भी हो सकता है और
राज्यसभा से भी हो सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी सदन से चुना जा सकता है। प्रधानमंत्री कोई ऐसा व्यक्ति भी चुना जा सकता है जो ना लोकसभा का सदस्य हो ना राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन उसे 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर उसे या तो लोकसभा की या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। यदि वो 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता नहीं ले पाता तो उसे त्यागपत्र देना होगा। ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पीसीएस में पूछता है कि प्रधानमंत्री होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो चूंकि प्रधानमंत्री के लिए कोई अलग से आयु निर्धारित नहीं है, जो लोकसभा और राज्यसभा के लिए आयु है वही प्रधानमंत्री के लिए आयु है। तो यदि वो लोकसभा का सदस्य है तो आयु कितनी होगी? 25 वर्ष। यहाँ है तो 30 वर्ष, लेकिन इनमें न्यूनतम कौन सी है? 25 वर्ष। तो लोकसभा प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? 25 वर्ष। ठीक है। अगला देखते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। जितने भी मंत्री हैं, जो भी मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। देखो, सामूहिक रूप का मतलब यह है कि मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मंत्री जो है, उनकी बैठकें होती हैं। यदि मंत्रिमंडल किसी चीज पे निर्णय लेता है, मंत्रिमंडल यदि किसी चीज पे निर्णय लेता है तो कोई भी मंत्री उसकी आलोचना नहीं कर सकता। मंत्रियों को मंत्रिमंडल के निर्णय पर आलोचना करने का अधिकार नहीं है। यदि वो आलोचना करता है तो वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। यदि किसी मंत्रिमंडल के सदस्य के खिलाफ लोकसभा में यदि बहुमत, मंत्रिमंडल के विरोध में यदि लोकसभा में बहुमत हो जाता है, बहुमत पास हो जाता है, तो तमाम मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि मंत्रिमंडल के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। तो सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? लोकसभा के। लेकिन व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मंत्री का, एक मंत्री का अपना व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? राष्ट्रपति के। ठीक है। मंत्रिपरिषद बार पूछा जाता है, इसमें कभी संसद दे देता है, कभी लोकसभा राज्यसभा दे देता है, राज्यसभा दे देता है। तो इसका सही उत्तर है लोकसभा के प्रति। संसद अगर लिखा हुआ है तो संसद भी गलत है। ठीक है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला देखते हैं शपथ। प्रधानमंत्री की जो शपथ है और अन्य मंत्रियों की जो शपथ है, अर्थात मंत्रिपरिषद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के लिए कोई अलग से शपथ का प्रावधान नहीं है। ना प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता है। ठीक है। प्रधानमंत्री जैसे अन्य मंत्री शपथ लेते हैं उसी तरह से शपथ लेते हैं और उसको कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? वो भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है। शपथ कौन सी अनुसूची में है? 3rd अनुसूची में। 3rd अनुसूची के अनुसार ही शपथ ग्रहण करते हैं। और यदि त्याग पत्र भी देना होता है तो त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। गैर सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। 75(5) में ये कहा गया है कि क्या किसी ऐसे सदस्य को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है जो ना लोकसभा का सदस्य हो ना राज्यसभा का सदस्य हो? तो मैंने अभी प्रधानमंत्री के लिए बताया कि हाँ, बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर सदस्यता
लेनी होगी, या तो लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। यदि कोई 6 माह तक लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता नहीं लेता है तो उसे मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा और फिर वो दोबारा मंत्री नहीं बनाया जा सकता जब तक कि वो सदस्यता ग्रहण ना कर ले। ठीक है, तो अधिकतम अवधि कोई व्यक्ति बिना लोकसभा और राज्यसभा के अधिकतम कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है, वो है 6 माह। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। मंत्रियों के वेतन भत्ते द्वारा समय समय पर निर्धारित कौन करता है? संसद के द्वारा किए जाएंगे। मंत्रियों के जो वेतन भत्ते हैं वो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? संसद के द्वारा। संसद जो है जितने भी सांसद हैं उनके वेतन और भत्ते का समय समय पर निर्धारण करेगी। अगला है 76 महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी के ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे। फिर भी इसमें जो है सिर्फ इतना जान लो कि जो भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, महान्यायवादी जो है भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और जो योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए चाहिए वो ही महान्यायवादी बनने के लिए होनी चाहिए। महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये अपना पद धारण करते हैं। यदि हटाना होता है तो राष्ट्रपति ही कभी भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो महान्यायवादी, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो आपको बना देंगे। ठीक है, महान्यायवादी के ऊपर एक अलग वीडियो आगे अगली वीडियो में बना देंगे। अगला देखते हैं अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 में कहा गया है सरकारी कार्य का संचालन। सरकारी कार्य, तमाम सरकारी कार्य जो हैं किसके? सरकार के तमाम सरकारी कार्य किसके? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के नाम से कार्यपालिका के तमाम कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित किए जाएंगे। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है और राष्ट्रपति सरकार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बनाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 77 में कहा गया है। अनुच्छेद 78 में कहा गया है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ये डायरेक्ट सवाल यहां से पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 78 या प्रधानमंत्री के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। तो आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। क्या कर्तव्य है प्रधानमंत्री के? प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं कोई भी प्रशासनिक या विधिक कार्य जो भी जिनका भी निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया जाएगा, मंत्री परिषद के द्वारा लिया जाएगा, सरकार जो भी निर्णय लेती है उनके बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा। प्रधानमंत्री सभी कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा। दूसरा है उन विधिक और प्रशासनिक कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा जिनकी मांग राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उन विधिक और प्रशासनिक कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा जिनकी मांग राष्ट्रपति करता है। तीसरा है कि यदि कोई विधेयक या कोई भी किसी विधेयक या कानून बनाने के ऊपर यदि किसी मंत्री ने अपना निर्णय दे दिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर अभी तक विचार नहीं किया है तो उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। ठीक है, उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने के लिए राष्ट्रपति सिफारिश करेगा। ये 3 प्रकार के प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। एक और उप प्रधानमंत्री, एक पद है उप प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो उप प्रधानमंत्री का पद क्या संवैधानिक है? नहीं।
संविधान के अंदर कहीं पे भी उप प्रधानमंत्री के पद की व्याख्या नहीं है, अर्थात ये एक गैर संवैधानिक पद है। इसे प्रधानमंत्री के कोई भी शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं, ये केवल एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, उप प्रधानमंत्री एक गैर संवैधानिक पद है जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, एक और सवाल बार बार पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कितने ऐसे प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो आज की करंट न्यूज में अगर हम देखेंगे तो छह प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो पीछे मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जिनमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह के नाम एक और भी रिकॉर्ड है कि ये इन्होंने कभी भी संसदीय कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। जब तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे इन्होंने संसद नहीं गए, क्योंकि इनके समय में सत्र चला ही नहीं। जिस दिन सत्र की शुरुआत होनी थी उससे एक दिन पहले कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, तो इन्हें अपना त्यागपत्र देना पड़ा। तो इनके नाम ये भी है कि ये कभी संसदीय कार्रवाई में नहीं गए जितने समय प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह के बाद में है बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और छठे हैं नरेंद्र मोदी। ये 6 अब तक ऐसे हैं जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जिनमें से देवगौड़ा राज्यसभा के सदस्य और नरसिम्हा राव लोकसभा के सदस्य बाद में चुने गए थे। जब ये प्रधानमंत्री बने थे उस समय ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर थे, तो ये संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं थे, जिन्होंने बाद में राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करी और नरसिम्हा राव लोकसभा से चुन के आए। ठीक है, ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद हो गई। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आई होगी, और मेरे हिसाब से तो सारा लगभग कंप्लीट हो गया। जो भी बचेगा उसे आगे कंप्लीट करेंगे। महान्यायवादी के ऊपर हम अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।